नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया। यह उनका लगातार 7वां बजट है। सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी नीति सरकार में एक बार फिर विश्वास दिखाया और उसे तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। सीतारमण ने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है, ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। उन्होंने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट की भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल तारीफ कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल बजट से खुश नजर नहीं आए। बात अगर आजमगढ़ जिले की जाए तो बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव ने बजट को शानदार बताया। उनका कहना है कि यह बजट हमेशा की तरह समाज के सभी वर्गों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग का बजट है। महिलाओं के लिए सोने चांदी की कीमतों को कम किया गया है। गैस सिलेंडर की कीमतों को कम किया गया है। इसके अलावा कैंसर की दवा और मोबाइल फोन सस्ते किए गए। आदिवासियों के लिए जनजाति उन्नति ग्राम योजना बनाई गई है। समाज के सभी वर्गों का ख्याल इसमें रखा गया है। इस शानदार बजट के लिए मैं वित्त मंत्री जी और सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बजट हमेशा की तरह सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए, युवाओं, महिलाओं, किसानों, नौजवानों के लिए ये बजट बनाया है। और आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए विशेष तौर पे जो कि सोने चांदी की कीमतों को कम किया गया है, गैस सिलेंडर की कीमतों को कम किया गया है। इसके अलावा जो कैंसर का इलाज बहुत महंगा था तो उसके लिए भी दवाओं को सस्ता किया गया है। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन को सस्ता किया गया, क्योंकि आजकल तो बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में मोबाइल की आवश्यकता पड़ रही है। इसी तरह से आदिवासियों के लिए उन्नत जनजातीय उन्नत ग्राम योजना बनाई गई है, जो कि आदिवासियों के जीवन को बेहतर करेगी। तो समाज के सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे नौजवानों को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है, क्योंकि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की योजना बनाई गई है। इसके अलावा 1 करोड़ शहरों में गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे और युवाओं को जो रोज़गार करने के लिए मुद्रा लोन अभी 10 लाख रुपए तक था, उसको बढ़ा करके 20 लाख रुपए तक किया गया है। और साथ ही जो हम बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसे सोलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए सरकार ने सोलर सेट में भी की कीमतों में भी कमी की है। तो इस तरह से एक समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है और लोग इससे बहुत खुश हैं। और सरकार को समाज का हर वर्ग इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। वहीं मोदी सरकार का यह बजट समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया है। प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव का कहना है कि मोदी सरकार नारा देती है गरीब युवा अन्नदाता नारी का, लेकिन बजट में उसका सारा ध्यान सरकार को बचाने में लगा हुआ है। गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में, उनको आत्मनिर्भर बनाने में, युवाओं को बेरोजगारी के दंश से छुटकारा दिलाने में, अन्नदाताओं के ऋण माफी, कीटनाशक, उर्वरक, डीजल, ट्रैक्टर इत्यादि में और अधिक सब्सिडी दिलाने में, नारी के रसोई की सामानों के बढ़ते मूल्य, छात्रों को महंगी शिक्षा, महंगाई जैसे मूलभूत समस्याओं से राहत दिलाने का इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश जो देश को प्रधानमंत्री देता आया है, उसकी उपेक्षा की गई है। सरकार का फोकस अपनी बैसाखियों को मजबूत करने में दिख रहा है।
इस बजट का जन कल्याण से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए यह जन विरोधी बजट है। सरकार नारा देती है ज्ञान का, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, लेकिन उसका सारा ध्यान अगर इस बजट में सिर्फ और सिर्फ सरकार को बचाने में ही है। जन भावनाओं को कोई इसमें तवज्जो नहीं दी गई है, जन कल्याण को कोई तवज्जो नहीं दी गई है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश को भी अलग से कोई बजट नहीं दिया गया, जो उत्तर प्रदेश इस देश को प्रधानमंत्री देता है। अगर गरीबों की बात कर ली जाए तो गरीबों को गरीबी रेखा से निकालने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, युवाओं को कोई बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। अन्नदाताओं की बात कर लिया जाए तो किसानों की जो दुश्वारियां हैं, चाहे उनके ऋण माफी को लेकर के या जो किसानों की जो लागत मूल्य को लेकर के, उसमें डीजल, ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इनके दामों में कोई छूट नहीं दी गई है, इसमें कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। बात अगर महिलाओं की कर लिया जाए तो सिर्फ नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसा झुंझुना पकड़ाया गया पिछले कार्यकाल में, लेकिन इस बजट में क्या दिया गया? उनके एलपीजी के दाम कम किया गया या उनके रसोई में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें उसके दाम में कोई कमी आई है? कोई कमी नहीं है। छात्रों की बात कर लिया जाए तो छात्रों की जो महंगी शिक्षा है, उस महंगी शिक्षा से निजात दिलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस बजट में सारा ध्यान सरकार का सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की बैसाखियों को मजबूत करने में और मोदी सरकार को बचाने में ही ज़्यादा फोकस हुआ है। बाकी ये जन विरोधी बजट है। रिश्तेदार बनकर धोखाधड़ी करने और फोन पे का स्कैनर अपडेट करने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इन दो अलग अलग मामलों में पीड़ितों ने मामले की शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की। इस विवेचना के क्रम में दोनों पीड़ितों का पैसा साइबर टीम ने वापस भी कराया। पुलिस टीम ने आम जनमानस से अपील करते हुए लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा। इस बारे में साइबर के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने साइबर सेल को शिकायत देकर आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने इलाज का झूठा बहाना बनाकर पीड़ित के साथ 25,000 रुपए की ठगी की। पीड़ित ने जब इस मामले की जानकारी अपने रिश्तेदार को दी, तब पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी के बारे में पता चला, जिसके बाद मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर पीड़ित का 25,000 वापस भी करा दिया। हालांकि नोडल अधिकारी ने आम जनता को जागरूक करते हुए कहा कि जब तक पूरी तरह से चेक न कर लें, किसी को भी पैसे न भेजें। नोडल अधिकारी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के फोन पर का बारकोड अपडेट करने के नाम पर फोन आया और इसके बदले में ठगी की गई थी। मामले की जानकारी होने के बाद साइबर टीम ने पीड़ित का पैसा वापस कर दिया। नोडल अधिकारी का कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति रिश्तेदार बनाकर पैसा मांगे तो पहले रिश्तेदार के फोन पर कॉल करके बात कर ले। कई बार साइबर अपराधी एआई का सहारा लेकर लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में सावधानी से ही इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। जैसा कि आप अवगत हैं, जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभी 2 प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिसमें एक में बारकोड पेटीएम स्कैनर के रूप अपडेट के लिए, जैसे कि आप अवगत हैं पेटीएम में जब आप पैसा पेमेंट करते हैं या यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो एक उसमें एक वॉइस बजती है कि इतना रुपए आपके प्राप्त हुए। दुकान में रखते हैं, स्पीकर से आवाज़ आती है कि इतना रुपए प्राप्त हुए। उसको अपडेट करने के नाम पे एक व्यक्ति के पास फ़ोन आया, तो उसने लगभग 27,000 रुपये उस फ्रॉड में दे दिए थे, केवल उसको अपडेट कराने के लिए। उसकी शिकायत प्राप्त होने पर उस संबंधित अकाउंट को ब्लॉक करके पैसे वापस कराए गए थे। इसी तरह एक व्यक्ति का रिश्तेदार बन करके फ़ोन आया कि मुझे इलाज के लिए 25,000 रुपये की ज़रूरत है।
उस फ़ोन पर विश्वास करके उस व्यक्ति ने 25,000 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिए। फिर बाद में जब अपने रिश्तेदार से पूछा कि आपको पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, उन्होंने बताया मैंने पैसा नहीं मांगा था। तो ये शिकायत फिर साइबर सेल में आई थी। साइबर सेल के मुकेश भारती आरक्षी में काम करते हुए इसको पैसे को वापस कराया। तो निवेदन ये है जन सामान्य से कि अगर कोई रिश्तेदार बन के पैसा मांग रहा है तो आपको संदेह होना चाहिए कि वो सही मांग रहा है अथवा कोई अन्य व्यक्ति एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आवाज़ कॉपी करके पैसे मांग रहा है। तो उस फ़ोन को तुरंत डिस्कनेक्ट करें और अपने जो रिश्तेदार जिसका नाम ले रहा है उससे बात करें कि क्या आपको वास्तव में पैसे की ज़रूरत है। अगर उसको ज़रूरत है तो वो बताएगा। ज़्यादातर चांस है कि ये कॉल फॉल्स होगी और धोखाधड़ी की होगी। इसी तरह कोई एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए अगर आपसे पैसा मांगा जाए तो उस पर भी संदेह करें कि ज़्यादातर ये कॉल फ्रॉड होती है। बात सर एआई की जा रही है, तो क्या एआई में आपकी आवाज़ का क्लोनिंग करके किसी रिश्तेदार से इस तरह की चीज़ें मांगी या क्लोनिंग की जा सकती है? इससे लोग इनकार करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपकी कई सारी वॉइस सैंपल को स्टडी करके और जो व्यक्ति है उसकी हूबहू शक्ल तैयार की जा सकती है और आवाज़ तैयार की जा सकती है, वीडियो बनाया जा सकता है। तो इससे आजकल बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जिस व्यक्ति को के आवाज़ में बात की जा रही है उसी की कॉल है अथवा किसी अन्य व्यक्ति की कॉल है। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने निर्देश दिया है कि सभी मंडलीय अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित कार्यों की प्रगति की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करना सुनिश्चित करें तथा जहां फीडिंग में विसंगति हो उसे दुरुस्त कराएं। इसी क्रम में उन्होंने तीनों जनपद के जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों से कहा कि हर माह की 25 से 30 तारीख के बीच सभी विभागों की समीक्षा अवश्य करें। मंडलायुक्त श्री चौहान मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के आधार पर जनपदों में हुए विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से बदलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों से कहा कि जनपद में खराब ट्रांसफार्मरों के बदलने की स्थिति का निरंतर जायजा लेते रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में तीनों जनपदों की प्रगति अच्छी पाई गई। मंडलायुक्त ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यों की समीक्षा में पाया कि भवन निर्माण में आजमगढ़ में लक्ष्य 14 के सापेक्ष सभी 14 कार्य पूर्ण हैं, परंतु जनपद मऊ में 8 भवन निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 4 पूर्ण हैं, जबकि बलिया में 105 के सापेक्ष 83 पूर्ण हैं। उन्होंने मऊ एवं बलिया के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस ओर विशेष ध्यान देकर 100% भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराएं। इसी प्रकार सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा में जनपद आजमगढ़ की प्रगति अच्छी पाई गई, परंतु जनपद बलिया में लक्ष्य 258 कार्यों के सापेक्ष 192 एवं मऊ में 75 कार्यों के सापेक्ष 54 कार्य पूर्ण हुए हैं। मंडलायुक्त श्री चौहान ने इस संबंध में बलिया एवं मऊ के सीडीओ तथा अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण को निर्देश दिया कि दोनों जनपदों में छोटे छोटे कार्य ही अवशेष हैं, इसलिए इस ओर तत्काल ध्यान देकर कार्य पूर्ण कराएं तथा लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट निरंतर क्रियाशील रहनी चाहिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित जिला मंडलीय चिकित्सालय के अधीक्षक को निर्देशित किया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के पहुंचने की जानकारी आम लोगों को होनी चाहिए तथा इसके लिए शेड्यूल भी होना चाहिए ताकि आमजन को इसका समुचित लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों में स्थापित मशीनें आमजन की सुविधा के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मशीनों के खराब होने की शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने तीनों जनपद के जिलाधिकारियों से कहा कि स्थापित मशीनों की नियमित रूप से समीक्षा करें। जो भी मशीनें खराब हैं,
उसे तत्काल ठीक कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करें। मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, बाजारों, मेलों आदि स्थलों पर अवश्य पहुंचना चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत कार्य बहुत कम बचे हैं, इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देकर कार्यों को संपन्न कराया जाए। पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि पशुओं का टीकाकरण समय से 100% पूरा किया जाए। उन्होंने अपर निदेशक पशुपालन को निर्देशित किया कि गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंश के समुचित इलाज और चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसी भी दशा में चारे की कमी के कारण, समुचित इलाज के अभाव में अथवा अव्यवस्था के कारण किसी गोवंश की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। बैठक में जल जीवन मिशन, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन फेज 2, शादी अनुदान, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक वनीकरण आदि के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज, जिलाधिकारी बलिया प्रवीण कुमार लक्षकार, जिलाधिकारी मऊ प्रवीण कुमार मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी बलिया ओजस्वी राज, मुख्य विकास अधिकारी मऊ प्रशांत नागर, अपर आयुक्त प्रशासन के अवस्थी, संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिला विकास अधिकारी आजमगढ़ संजय कुमार सिंह, मंडलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव व हेमंत कुमार, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग योगेंद्र सिंह, मुख्य अभियंता विद्युत सहित अन्य विभागों के मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ के नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने शनिवार को सीएमओ ऑफिस पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। वर्तमान सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी से उन्होंने पदभार ग्रहण किया। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद नवागत सीएमओ का तमाम वरिष्ठ चिकित्सकों डॉक्टर उमा शरण पांडे, डॉक्टर अरविंद चौधरी, डॉक्टर अब्दुल अजीज समेत अन्य स्टाफ ने स्वागत किया। डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान ऋषि देव मौर्य, रणविजय सिंह समेत अन्य लोग रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में नवागत सीएमओ ने कहा कि सस्ता और सुलभ इलाज लोगों को दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। लोगों को इलाज के लिए भटकना न पड़े। अपने साथियों और स्टाफ से अपेक्षा रहेगी कि किसी भी मरीज या व्यक्ति से मानवता के साथ व्यवहार किया जाए। अगर आदमी से अच्छे से व्यवहार किया जाए तो वह आधा ठीक हो जाता है। जो भी संसाधन यहाँ उपलब्ध है उनका भरपूर प्रयोग करेंगे। हम अच्छे टीम वर्क के साथ अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। जन प्रतिनिधियों और मीडिया से भी अपेक्षा रहेगी कि जो भी कमियां हैं उसको बताएंगे जिससे उसमें सुधार किया जा सके। बलिया में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उससे पूर्व मैं फिरोजाबाद में रहा, आगरा में रहा। मेरा जो गृह जनपद फिरोजाबाद है पर आजकल निवास में आगरा में कर रहा हूँ। तो आजमगढ़ जनपद आपने ज्वाइन किया, क्या क्या प्राथमिकता रहेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है हमारी कि हमारी जो क्षेत्र की जनता है आजमगढ़ की, हाँ अच्छी सुविधाएं मिलें। स्वास्थ्य सेवा चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, सस्ती और अच्छी सुविधा मिले जिससे कि मरीज को कहीं बाहर न भागना पड़े। तो अस्पताल की तमाम शिकायतें आती हैं, इसकी क्या निर्णय लिया जाएगा? जो जिन्होंने शिकायतें होंगी उस पर जरूर सुधार किया जाएगा। जो फर्जी शिकायत करते हैं लोगों के प्रतिनिधिता के चलते, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे विभाग की बदनामी होती है झूठी शिकायत करने से। कोई जिन्होंने शिकायत है उस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। ये समय से डॉक्टर का न बैठना और दलालों का घूमना, और मैंने पहले दिन ही आते हुए आदेश कर दिए हैं कि सभी चिकित्सक समय से अपने अस्पताल में उपस्थित हैं और पूरी ड्यूटी तक बैठे हैं। यदि कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए क्या किया आपने? इस स्वास्थ्य व्यवस्था की जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, जब तक सुधार नहीं होता,
मैंने पहले दिन से ही मॉनिटरिंग करने शुरू कर दिया। महाराजगंज भी गया मैं, आज भी एक अर्बन PSC देखी है मैंने, और एक जो CSC है यहाँ की अर्बन में, उसको भी चेक किया सुबह ही। तो क्या कमियाँ मिली, क्या कुछ दिशा निर्देश आपको? कमियाँ मिली हैं, उनको धीरे धीरे उनको सुधार कराया जा रहा है, उनको निर्देशित किया गया है। थोड़ा साफ़ सफाई की सही नहीं थी मेरी, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आजमगढ़ जनपद वासियों को आप? बस जनता, यहाँ के प्रतिनिधि लोग हमारा सहयोग करें, जहाँ भी हमारे कोई कमी दिखती है हमें अवगत कराएं, और उसमें हम हरकत प्रयास करेंगे उसको दूर किया जाए। हमारे स्तर से नहीं होगा, हम शासन स्तर पर लिखेंगे इसे। आजमगढ़ जिले के मेमहनगर थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक को कुछ लोगों द्वारा मारा पीटा जा रहा है। उक्त युवक का उपचार मंडलीय अस्पताल में चल रहा है। घायल युवक की ओर से मेमहनगर थाने में कुछ लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SP यातायात विवेक त्रिपाठी ने बताया कि यह मामला मेमहनगर थाना क्षेत्र के देवईद गांव का है। प्रेम प्रपंच को लेकर लोगों ने उक्त युवक को मारा पीटा है। घटना पहले की बताई जा रही है, लेकिन पुलिस को तहरीर आज मिली है। विवेचना के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर के रहने वाले एक व्यक्ति शर्मा राजभर ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसके लड़के अरुण को देवईद गांव के कुछ लोगों ने मारा पीटा है। उसका पहले से किसी लड़की से संबंध था, इस कारण को लेकर के उसको आरोप लगाया गया है कि बुलवाया गया था और उससे समझौते के नाम पे कुछ पैसे भी लिए गए थे। इस संबंध में थाना मेमहनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आज शर्मा राजभर द्वारा तहरीर दी गई थी। घटना 17 की बताई जा रही है, लेकिन आज तहरीर दी गई थी, इसलिए अभियोग आज पंजीकृत किया गया है और आगे भी विवेचनात्मक कार्रवाई करके जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा जनपद के राजकीय IIT कॉलेज में मंगलवार को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं पा रहे हैं, ऐसे में इन सभी युवाओं के लिए यह रोजगार मेला नौकरी पाने का बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर रहा। इस रोजगार मेला में स्थानीय नियोजकों सहित 7 कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। सहायक निदेशक राममूर्ति ने बताया कि आज के मेले में कुल 7 कंपनियों ने प्रतिभाग किया एवं 130 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनमें से 86 अभ्यर्थियों का नौकरी हेतु चयन किया गया। इसमें क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के अवधेश कुमार, सुशील कुमार, फतेह बहादुर वर्मा, ITI के फोरमैन रविंद्र यादव, अजय कुमार यादव एवं समस्त स्टाफ ने सहयोग किया। सहायक सेवायोजन एवं प्लेसमेंट अधिकारी अवधेश कुमार ने मेले के बाबत संपूर्ण जानकारी प्रदान की। शासन की मंशा के अनुरूप जिस प्रकार के टारगेट्स हम लोग को दिए गए हैं, बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के परिप्रेक्ष्य में ये रोजगार मेले का आयोजन आज 23 जुलाई को किया गया है, जिसमें 7 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है। निम्सन हर्बल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्वेस्ट कार्प इंडिया लिमिटेड, विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्टार ग्रुप ऑफ मैन पावर सर्विसेज, रोडवेज आजमगढ़, काशी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और वोल्टास इलेक्ट्रॉनिक्स ने प्रतिभाग किया है। ये कंपनियां हमारे ITI और अन्य क्षेत्र के प्रोफेशनल्स, बच्चे, बेरोजगार अभ्यर्थियों को अपने यहाँ रोजगार की सेवा प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। सुबह से लगभग 130 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अभी भी वर्तमान मेला चालू है, चल रहा है हमारा, और आगे भी लोग आते जा रहे हैं और पंजीयन चलता रह रहा है। मेन उद्देश्य है बेरोजगारों को उनका मनचाहा रोजगार उपलब्ध हो जाए, बेरोजगारी पे कुछ लगाम लगे, कुछ उनको जो है रोजगार उपलब्ध हो सके, और शासन इसको और बहुत ध्यान दे रहा है। कंपनियां इसमें नोएडा की हैं, कुछ सोनभद्र की हैं, कुछ लखनऊ की हैं। जैसे इसमें टाटा मोटर्स आपकी जो है नोएडा और लखनऊ दोनों में काम कराएगी। हिंडाल्को सोनभद्र से है। इसमें निम्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज में काम करवाएगी। स्टार ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट जो है ये हमारे आजमगढ़ है, अयोध्या है, बाराबंकी, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली,
इनमें काम कराएगी। रोडवेज़ अपने यहाँ ड्राइवर्स की भर्ती कर रही है, उसके लिए आई हुई है। काशी मार्केटिंग और वोल्टास जो है वोल्टास दिल्ली में काम कराएगी। इस प्रकार की कंपनियाँ हैं। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, affiliated to CBSE, admissions open from classes nursery to 9 and 11, जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child, by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board.